अभी प्रश्न आता है लाक उदारवाद का जन्मदाता या लाक के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद, एक ही बात है। लाक के दर्शन में व्यक्तिवाद या उदारवाद, तो जैसे इसका भूमिका, फिर जो है तर्क द्वारा पुष्टि, और फिर इसके बाद इसका एक मूल्यांकन 150 शब्द का आता है, आया भी होगा। लाक के दर्शन में व्यक्तिवाद 2 लाइन लिख सकते हैं बस। लाक मैं बताया ना कि जैसे कोई थिंकर है, तो कोई थिंकर मान लीजिए 5 बात करता है, 7 बात करता है, तो जो बात पूछा जाएगा वो आपको लिखना है। संपत्ति के विचार को उदारवाद में लिख देंगे ज्यादा तो गड़बड़ है ना। उदारवाद का जन्मदाता कैसे है उस पर ध्यान देना है, तभी तो नंबर नहीं मिलता है। और किस लिए नंबर नहीं मिलता है कि आता है कुछ, लिखते हैं हम लोग कुछ, लिख लिख कर खुश भी होते हैं, और नंबर नहीं मिलता है। तो हिंदी माध्यम को नंबर नहीं मिलता है, कुछ ढंग से जानेंगे तब तो नंबर देगा। नहीं, वो कहते हिंदी माध्यम नंबर नहीं मिलता है। अरे भाई पूछ रहा है कुछ, लिख रहे हैं कुछ, और मॉडल आंसर से कॉपी चेक कर रहा है, तो कहां से आपको नंबर दे देगा? सबसे बड़ी समस्या यही। तभी तो उदारवाद का जन्मदाता अलग पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मालूम क्या कहता। उदारवाद का जन्मदाता समझ रहे हैं, 1 रुपया खर्चा होना है मेरा, उधर से चीनी खा के आता, अच्छा से बात करता, कठोर थोड़ा बोलता, अच्छा से बात करता। उदारवाद का जन्मदाता अभी तो सब पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ना, वही तो लिखना है, हो गया जाइए। लेकिन मुझे पता है कि नंबर नहीं मिलेगा। उदारवाद का जन्मदाता पूछेगा तो वो आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा ला के जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि पुनर्जागरण काल के बाद ही उदारवाद की शुरुआत हो जाती है। और मैं उस दिन बताया था कि उदारवाद को बढ़ावा देने में मैकियावेली की भूमिका रही, हाब्स की भी भूमिका रही। लेकिन समस्या यह है कि उदारवाद को व्यापक स्वरूप में जो है लाक ने ही समझाने का प्रयास किया। आज जो वैश्वीकरण में उदारवाद दिखाई देता है उसकी जड़ जो है लाक के दर्शन में दिखाई देती है। और लाक जो है पूंजीवाद हो, उदारवाद हो, लोकतंत्र हो, सभी माध्यमों से उदारवाद को पुष्ट करने का प्रयास किया। जिसको हाब्स ने आगे बढ़ाया था उसको व्यापक व्याख्या जो है लाक ने ही प्रस्तुत किया, उसको समग्रता लाक ने ही प्रदान किया। इसी कारण लाक को उदारवाद का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि लाक के दर्शन में अधिकांश जो बातें हैं वो उदारवाद से ही संबंधित है। इसीलिए लाक को हम लोग उदारवाद का जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि उदारवाद एक विस्तृत विचारधारा है। उसके भीतर जो है, उदारवाद के भीतर देखा जाए तो व्यक्तिवाद है, तो लाक ने व्यक्तिवाद की बात किया। उदारवाद के भीतर जो है निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति की बात किया। उदारवाद के भीतर स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता की भी बात किया। उदारवाद के भीतर जो है वो देखा जाए तो सीमित सरकार की बात है, तो सीमित सरकार की भी बात किया। उदारवाद के भीतर जो है संवैधानिक सरकार है, तो संवैधानिक सरकार की भी बात किया। तो आप देख रहे हैं कि उदारवाद के भीतर जितनी विषय वस्तु है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, सभी विषय वस्तुओं के संदर्भ में लाक ने जो है कुछ न कुछ चित्रण किया। इसी कारण जो है लाक को उदारवाद का जन्मदाता कहा जाता है। पहले अर्थ यही लिखना पड़ेगा, तभी तो लिखा हो कि लाक के दर्शन में व्यक्तिवाद। सीमित उससे तो लोकतंत्र में कराए, वो अलग से लिखवा दूंगा, बोल भी दूंगा। पहले भूमिका लिखिए। उदारवाद पुनर्जागरण काल के बाद से ही निरंतर विकसित होता रहा। यह व्यापक विचारधारा है। इसमें निजी संपत्ति, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सीमित सरकार आदि विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। मैकियावेली, हाब्स जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन लाक के दर्शन में समग्रता के साथ अधिकांश विचार दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे जन्मदाता कहा जाता है। जैसे आता है ना कि लाक संविधानवाद या सीमित सरकार के जन्मदाता के रूप, तो आप अपना ध्यान सामाजिक समझौता सिद्धांत से लेकर लिखेंगे। अभी समझाता हूं कैसे। अब यहां पर तर्क द्वारा पुष्टि करेंगे। अब उसके दर्शन में जितने भी इस तरह की बातें सब ला कर जो है 2-2 लाइन लिखना है। अब देखिए, कुछ प्राकृतिक अधिकार का लाइए, कुछ समझौता सिद्धांत से लाइए, सब ला कर 2-2 लाइन जोड़िए।
पहला चीज देखिए, इन तरह की उदारवाद की तरह लाक भी जो है वह मानव विवेक में पूर्ण आस्था रखता है। प्राकृतिक अवस्था में भी कह रहा है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और पारस्परिक सद्भाव के साथ रहता है। व्यक्ति सद्गुणी प्राणी है, व्यक्ति में सहयोग भी है, प्रेम भी है, दया भी है, सब व्यक्ति में है प्राकृतिक अवस्था में। वो व्यक्ति को झगड़ालू प्राणी नहीं मानता है और ये कहता है कि राज्य तो इसलिए बनाया गया क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्था नहीं थी। व्यक्ति में कोई खराबी नहीं बता रहा है, कह रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए लोग अपने अधिकारों का उल्लंघन कर सकते थे। तो व्यक्ति को अच्छा प्राणी मानता है, तो उदारवाद भी तो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। एडम स्मिथ आप लोग पढ़ते हैं, एडम स्मिथ का थ्योरी पढ़ते हैं ना, वेल्थ ऑफ नेशन उसकी पुस्तक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन में क्या कहता है? यही तो कहता है कि समाज में जो एक तरफ मजदूर है, दूसरी तरफ पूंजीपति है। अब मजदूर पूंजीपति जो है दोनों आपस में समन्वय कर लेते हैं, डिमांड और सप्लाई के माध्यम से व्यवस्था चलती रहती है। राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, लेसेस फेयर की बात करता है, हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। यही तो है हस्तक्षेप का सिद्धांत या एडम स्मिथ का सिद्धांत। तो आप देख रहे हैं कि लाक भी तो यही बात कह रहा है। नंबर एक, उदारवाद की तरह लाक भी मानव विवेक में पूर्ण आस्था रखता है और व्यक्ति को सद्गुणी, सहयोगी प्राणी के रूप में देखता है। जैसे प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति को अच्छा प्राणी माना। दूसरा बात देखिए, आप देख रहे हैं कि उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों पर बल देता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। तो वह अभी तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मान लिया और यह भी कह दिया कि यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो राज्य के विरुद्ध जो है क्रांति की जा सकती है। इसका मतलब कि उदारवाद जो मानता है, लाक ने उसको स्वीकार कर लिया। नंबर दो, लाक व्यक्ति के अधिकारों पर बल देता है। इसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार के रूप में देखा और यह भी कहा कि यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता है तो उसके विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। आप देख रहे हैं कि लाक के चिंतन का प्रमुख विषय वस्तु क्या है? निजी संपत्ति। देखिए, उदारवाद का आधार भी जो है निजी संपत्ति ही है। लाक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया और यह भी कह दिया कि संपत्ति क्या है? तो श्रम का फल है और असीमित संग्रहण का अधिकार भी दे दिया, असीमित जो है संचय का अधिकार भी दे दिया। तो एक प्रकार से देख रहे हैं कि जो उदारवाद का जो मूल तत्व है निजी संपत्ति, उस पर लाक ने भी विशेष बल दिया है। नंबर तीन, लाक के चिंतन का प्रमुख तत्व निजी संपत्ति का समर्थन है, जो उदारवाद का आधार है। जैसे लाक ने माना कि निजी संपत्ति श्रम का फल है और असीमित संचय का अधिकार भी प्रदान कर दिया। इसी को देखिए, लाक जो है कहता है कि धर्म व्यक्तिगत विषय वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और धार्मिक आधार पर राज्य को किसी प्रकार से न तो भेदभाव करना चाहिए, न तो धर्म में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बताइए, यही तो उदारवाद है, जहां राज्य और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं। अगला पॉइंट, लाक ने अपने दर्शन में धर्म को व्यक्तिगत विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को धार्मिक आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बताइए, अभी बता रहा था कि जहां पर उदारवाद होगा वहां पर सीमित सरकार होगी, जन सहमति की सरकार होगी, संवैधानिक सरकार होगी। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में इसी का तो समर्थन किया। अगला पॉइंट, लाक ने शासन का आधार जन सहमति को माना और यह भी कहा कि सरकार सीमित अधिकार रखती है, जो उदारवाद का राजनीतिक आधार है। अब इसका मूल्यांकन लिखिए। उपरोक्त पहलू लाक को उदारवादी विचारक के रूप में स्थापित करते हैं, लेकिन वर्तमान कल्याणकारी राज्य तथा नव उदारवाद की अवधारणा से लाक का उदारवाद पूर्णतः मेल नहीं खाता है, क्योंकि वर्तमान में असीमित स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा सकता
और सरकार न्यूनतम कार्य ब्रैकेट में सुरक्षा, सरकार न्यूनतम कार्य ही नहीं करती बल्कि अभिभावक के रूप में भी है, ठीक है।